हर सफ़र की शुरुआत होती है एक कदम से, और हर कदम में साथ देता है एक ज़रूरी साथी, हमारी गाड़ी। लेकिन ये सफ़र शुरू होता है इंसानी इतिहास के एक अहम मोड़ से, जब इंसान ने आग के बाद एक और महान इन्वेंशन किया, पहिए का। पहिया जो सिर्फ एक गोल चक्कर नहीं बल्कि इंसानी तरक्की का पहला इंजन था। उस दिन से लेकर आज तक इंसानी रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी है उस दुनिया की जिसमें हर तरह की सवारियां मिलती है, दो पहियों से लेकर चार, ट्रक से लेकर लग्जरी सेडान्स तक। लेकिन ये सफ़र सिर्फ डिज़ाइन और स्पीड तक नहीं रहता। एक ऑटोमोबाइल बनाने के लिए चाहिए इंजन की धमक, स्टील का दम और हर एक छोटी से छोटी कंपोनेंट्स का भरोसा, चाहे वो क्लच हो, ब्रेक्स हो, गियर्स हो या फिर सेंसर्स। इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सिर्फ देश को रोड्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल मैप पर भी अपना नाम रोशन किया है। यहाँ के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी, और पार्ट्स सप्लायर्स जैसे बॉश, मदरसन सुमी हर दिन नए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम की बात नहीं, इस इंडस्ट्री के फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात है। क्योंकि फिस्क कैपिटल में हम सिर्फ बड़े बिजनेसेस का ही एनालिसिस नहीं करते, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप सही जगह सही टाइम पर इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। सो चलिए समझते हैं कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री, क्या है इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, और कैसे हो रही है इसकी प्रोग्रेस। एक तरफ है ग्रोथ की कहानी जो बनाई है इन्वेस्टमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट का एक बेहतरीन मॉडल। दूसरी तरफ है डिसरप्शंस, हाइब्रिड ईवीज, इलेक्ट्रिक कार्स और नए टेक्नोलॉजीज जो इस इंडस्ट्री का चेहरा बदल रहे हैं। यह एक ऐसा मैदान है इनोवेशन का जिसमें रेस सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी की भी है। तो तैयार हो जाइए एक सफ़र पर चलने के लिए, जिसमें हम देखेंगे इस इंडस्ट्री के हर पहलू को, प्लेयर्स को, प्रोडक्ट्स को, प्रॉफिट्स को और प्रोग्रेस को भी। यह है इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की कहानी, जो हर इंजन की धड़कन में है और हर हर राही के सपने में शामिल है। दोस्तों, जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो ये एक बड़ा ही डाइवर्स और एक्साइटिंग सेक्टर है। सोचो, एक छोटी सी स्कूटर से लेकर बड़े बड़े ट्रक्स तक और एक अफोर्डेबल मोपेड से लग्जरी सेडान्स तक सब इस सेक्टर का हिस्सा है। अब जरा इमेजिन करो ये सेक्टर कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओवरऑल कितने टाइप्स के ऑटोमोबाइल्स होते हैं। फिर हम डीप डाइव करेंगे और इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे एक एक टाइप के ऑटोमोबाइल को लेके, जैसे कार का एक अलग, बाइक्स का अलग, ट्रक्स का अलग, एटसेट्रा। फिर हम समझेंगे कि ये जो अलग अलग ऑटोमोबाइल्स है ये किस तरह से बनते हैं और इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। उसके बाद हम इस इंडस्ट्री के सब इंडस्ट्री है उनके बिग प्लेयर्स के ऊपर ध्यान देंगे। ये सारा ब्रेकडाउन होगा, लेकिन कहानी हम यहाँ खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा एक सेक्शन होगा जो हमें बताएगा कि अलग अलग टाइप के ऑटोमोबाइल्स बनाने में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, उनमें जो कंपोनेंट्स है कहाँ पे कॉमनैलिटी है। जैसे शायद टायर हम देख सकते हैं कि हर जगह यूज होता है, वही कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो स्पेसिफिकली एक ही पर्टिकुलर टाइप के ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी, ताकि हमें पता चले कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या नॉर्मल कार हो या फिर वो स्कूटर हो, उन सब में कॉमन टाइप के पार्ट्स लगते हैं, ताकि अगर एक पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है आगे जाके, तो भी वो कंपनी या उस टाइप की जो बिजनेसेस है वो चलते रहेंगे। भाई जो डिफरेंस वाले है कि ये चीज अभी है, शायद कल को आउटडेटेड हो जाए, जब ये इंडस्ट्री एक तरह से इवॉल्व हो तो उस चीज को भी हम यहाँ से ढूंढ पाएंगे। उसके बाद हम ऑटो एंसिलियरीज कंपनी जो इन तरह के पार्ट्स को बनाती है, कॉमन वाले भी और डिफरेंट वाले भी, उनके ऊपर फोकस करेंगे, जिससे हमें कुछ अ, सदाबहार टाइप की इंडस्ट्री मिल जाएगी, सदाबहार टाइप की कंपनीज मिलेगी कि हमेशा चलना है। कुछ ऐसी मिलेगी न्यू वेज जहाँ पे फ्यूचर बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसी है जो अभी बहुत अच्छा कर रही है बट फ्यूचर इनके लिए रिस्की हो सकता है। ये सारी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्टोरी समझने के बाद हम आखिर में आपको एक गाइडेंस देंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्लेयर को, उस शेयर को बाय या सेल करने का सोच रहे हैं। और इस तरह से हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर के हर इंजन, व्हील और गियर को एक्सप्लोर करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के ऑटोमोबाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में मैंने एक डायग्राम बताया है कि किस किस टाइप के ऑटोमोबाइल्स होते हैं और उनकी सब कैटेगरीज भी बताई है, और राइट के अंदर यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में ऑटोमोबाइल टाइप्स के नाम दिए हैं। तो आप देखेंगे जो ऊपर के चार है ये सारे हम थोड़ा प्राइमरीली कवर करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादातर इन्हीं टाइप के व्हीकल से बनी हुई है। फिर आते हैं एग्रीकल्चर व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए।
तो उस पे भी हम थोड़ी बात करेंगे। ऑफ रोड व्हीकल जैसे कि थार वगैरह हो गई, ये ऑफ रोड व्हीकल्स हो गए, तो इनके अंदर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन व्हीकल जैसे कि जेसीपी वगैरह हो गए, ये थोड़ा हम कम कवर करेंगे, ये थोड़ी सी बात करेंगे। लग्जरी व्हीकल का भी इंडिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं है, कोई बड़ा इंडियन प्लेयर इसमें नहीं है। रोल्स रॉयस वगैरह, बीएमडब्ल्यू, सारी चीज़ें बाहर से आती है, तो उस पे भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड और स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक को हम हमारे एग्जिस्टिंग टॉपिक में ही हर तरह के व्हीकल के अंदर थोड़ा बहुत कवर करेंगे, बट ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड ईवी पे भी हम ज़्यादा सेगमेंट बनाने की नहीं सोच रहे, क्योंकि वो हमें पूरा प्रॉपर एक अलग वीडियो उस पर डेडिकेटेड करने का सोच रहे हैं। और स्पेशल पे ही पर्पस व्हीकल जैसे कि हो गए एम्बुलेंस, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इतना बड़ा कुछ मार्केट होता नहीं है जिस पे हम स्पेसिफिकली बात करना चाहे। हम मेजर जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा टू व्हीलर में भी अलग अलग टाइप की गाड़ियां हैं, जैसे कि स्कूटर्स हो गए, क्रॉस हो गई, स्पोर्ट बाइक हो गई, क्लासिक बाइक्स हो गई, बुलेट वगैरह जैसी, और फिर चॉपर हो गई, एवेंजर जैसी। कार्स की भी बात करें तो हम माइक्रो कार होती है जैसे टाटा नैनो टाइप की हो गई, फिर आती है हैचबैक्स जैसे स्विफ्ट वगैरह हो गई, सेडान वर्ना टाइप की कार हो गई, होंडा सिटी टाइप की कार हो गई। बाद में एंड में आपको दिख रही होगी एसयूवी। तो इंडिया में सेडान, हैचबैक और एसयूवी ज़्यादा चलती है। बाकी टाइप की जो स्पोर्ट्स कार है, सुपर कार है, लिमोजिन है, ये इंडिया में इनका इतना मार्केट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़े बड़े व्हीकल की, जैसे वैन हो गई, मिनी वैन हो गई, बड़ी वैन हो गई, ये सारे फिर एक तरह से कमर्शियल व्हीकल में आ जाते हैं। उसके बाद ये बसेस आ जाती है, और फिर ट्रक्स में हमारे यहाँ मॉन्स्टर ट्रक ज़्यादा यूज नहीं होते, ट्रैक्टर ज़्यादा होते हैं। बट उसके अलावा जो मिनी ट्रक है, बस ट्रक है, वो कंटेनर ट्रक्स है, वो सारे काफ़ी यूज होते हैं। तो ये सारे एक तरह के व्हीलर्स यहाँ पे कवर्ड है। थ्री व्हीलर यहाँ पे कवर्ड नहीं है, मोस्टली ऑटो रिक्शा जो हमारे होते हैं, या ऑटो रिक्शा वाले की जो कैरियर्स होते हैं वो थ्री व्हीलर्स में आते हैं, तो वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। अब गाड़ियों की कंपनीज और उसके फाइनेंशियल्स पर जाने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं गाड़ी बनती कैसे है। बाहर से लगती है काफ़ी सिंपल, चार पहिए, एक बॉडी और चल पड़ो। लेकिन असल में इसके पीछे होती है एक जादुई प्रोसेस, जहाँ सैकड़ों पार्ट्स मिलकर इसे जिंदगी देते हैं। चलिए आपको इस गाड़ी बनाने की कहानी सुनाते हैं मज़ेदार तरीके से। तो सबसे पहले शुरू होता है चेसिस से। इसे समझिए कि गाड़ी की रीढ़ की हड्डी जैसा है, मजबूत और भरोसेमंद। यही वो फ्रेम है जिस पर पूरी गाड़ी खड़ी होती है। फिर आती है बॉडी, यानी गाड़ी का लुक, दरवाजे, छत, बोनेट, जो इसे स्टाइलिश और सुरक्षित बनाते हैं। और फिर ये बॉडी सिर्फ दिखने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती है। अब बात करते हैं गाड़ी के दिल की, मतलब कि इंजन की। ये तो वही है जो आपकी गाड़ी को रफ्तार देता है। पेट्रोल का हो सकता है, डीजल का हो सकता है, या आजकल ट्रेंड के हिसाब से इलेक्ट्रिक इंजन भी हो सकता है। इसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो बिना इंजन के ये एक मुर्दा शरीर की तरह है, जो सिर्फ भंगार में बिकेगा। फिर ट्रांसमिशन आता है, जो इस ताकत को पहियों तक पहुंचाता है। और ड्राइव शाफ्ट और एक्सल ये मिलकर एकदम स्मूथली आपके सफर को तैयार करते हैं। गाड़ी का दिमाग इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। बैटरी और ऑल्टरनेटर मिलकर इसे पावरफुल बनाते हैं। ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट हर चीज को कंट्रोल करता है, इंजन से लेकर आपके फेवरेट गाने चलाने तक। और सेंसर, ये हर पल गाड़ी की सेहत पर नजर रखते हैं, जैसे कि एबीएस और एयरबैग कब एक्टिव करना है। और हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम को मत भूलिएगा, यही तो आपका ट्रैवल बडी है। गाने, मैप्स, कॉल्स सब आसान कर देता है। अब सफर का मजा कैसे आता है वो सस्पेंशन सिस्टम के बिना मुमकिन नहीं। ये सड़क के झटकों को ऐसे गायब करता है कि आपको एहसास तक नहीं होता, और स्टीयरिंग आपके हर इशारे पर गाड़ी को घुमाने के लिए तैयार, एकदम हल्का और आसान कर देती है। चलिए चलते हैं पहिए और टायरों की ओर। टायर सड़क पर पकड़ बनाते हैं और पहिए इन्हें घुमाते हैं। गाड़ी की रफ्तार, बैलेंस सब कुछ इन्हीं पर टिका है। टायरों का सही होना मतलब आपका सफर बिना किसी रुकावट के। और सेफ्टी की बात करें तो ब्रेक सिस्टम सबसे जरूरी है। ब्रेक पेडल दबाओ और डिस्क और ड्रम मिलकर गाड़ी को रोकते हैं। एबीएस यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम इमरजेंसी में आपकी गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है। कुल मिलाकर आपका और आपके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। सीट्स जो आपको आराम देती है, डैशबोर्ड जहाँ सारे कंट्रोल्स आपके सामने होते हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल जो ठंडा गर्म सब सेट करता है। और एयरबैग और सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार। ये छोटे छोटे फीचर्स गाड़ी के अंदर आपके सफर को यादगार बनाते हैं। फ्यूल सिस्टम गाड़ी की जान है। टैंक से फ्यूल पंप और इंजेक्टर तक का सफर, और फिर ये फ्यूल इंजन तक पहुंचकर गाड़ी को दौड़ाता है। रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है ताकि ओवरहीटिंग का कोई चांस ना हो। हर चीज प्लान के साथ होती है। और छोटे छोटे पार्ट्स, लाइट्स, वाइपर, हॉर्न, इनके बिना गाड़ी पूरी कहाँ होती है।
लाइट्स आपको रास्ता दिखाती है, वाइपर बारिश में साथ देते हैं और हॉर्न, चलो हॉर्न का काम तो आप जानते ही हैं। तो ये है गाड़ी बनाने की कहानी। एक-एक पार्ट अपने आप में छोटा लगता है, लेकिन जब ये सब साथ में आते हैं, तो बनती है एक कमाल की मशीन। कार इंडस्ट्री की अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ग्रोथ एक्सपेक्ट की 8 से 8.8% के करीब-करीब, और ये माना है कि 2031 तक इसका मार्केट साइज़ $118 बिलियन हो जाएगा, जो कि अभी $116 बिलियन के करीब है। यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये जो कैलकुलेशंस है, ये इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पड़ती है, बट पास्ट डेटा पे बहुत डिपेंड करती है। कि पास्ट में किस तरह से ग्रोथ हुई, कंपनी कितना बनाना चाह रही है, लोगों की डिमांड किस तरह से चल रही है। सबसे बड़ा एक मेजर थिंग जो मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ पे टियर 3 सिटीज़ या टाउन्स की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कार को, ये इश्यू नहीं होता है। उससे बड़ा इश्यू होता है कि उनके यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें हैं, वो इतनी छोटी है कि वहाँ पे कार लेके जाना और कार मैनेज करना एक बहुत बढ़िया सरदर्द हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं भी पार्किंग नहीं मिलती है। प्लस आपकी सड़कें ऐसी होती है कि मेजॉरिटी जो वहाँ पे स्ट्रीट्स है, उसके अंदर से आपकी कार जा नहीं सकती। खुद के घर भी लोग कार पार्किंग के साथ नहीं बनाते, तो उस वजह से कार्स जनरली सड़कों पर ही खड़ी होती है, और उस वजह से कार मैनेज करना, कार हैंडल करना एक बहुत परेशानी का सबब हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारे देश की सड़कें चौड़ी हो रही है, फ्लाईओवर्स बढ़ रहे हैं, एक्सप्रेसवेज़ बन रही हैं, और इंडियन गवर्नमेंट का जो रोड इंफ्रा पे जितना फ़ोकस है, उसको देख के मुझे लगता है कि बड़ी गाड़ियाँ जो पैसेंजर व्हीकल्स है, वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर को इन फ्यूचर रिप्लेस करेगी। उस वजह से मेरा मानना है कि ये जो ग्रोथ रेट है 8 से 9% वाली, ये मेरे हिसाब से आने वाले 10 या 15 साल में हमें 10% के ऊपर भी जाती हुई दिख सकती है। कार की दुनिया की बात करें तो इंडिया के रोड्स पर काफी बड़े प्लेयर्स अपनी चालाकियां दिखाते हैं। मारुति सुजुकी, हर घर का भरोसा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिया के एसयूवीज का सही किंग। टाटा मोटर्स, घर की मिट्टी का ब्रांड जो हर दिन नई हाइट्स को छूता है। और hyundai, स्टाइल्स और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इनके अलावा प्लेयर्स और भी है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डिजाइन का मास्टर किया, ड्यूरेबिलिटी का चैंपियन टोयोटा, फ्यूचरिस्टिक फीचर्स का धमाका एमजी, जर्मन इंजीनियरिंग की मिसाल वॉक्सवैगन, और लग्जरी ऑन व्हील्स बीएमडब्ल्यू। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो सिर्फ पहले 4 ही लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में: मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा और hyundai। तो चलिए इन्हीं पर फोकस करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ एरियाज को समझते हैं। अभी तक हमने कार इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर लिया है एक इंजीनियरिंग साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कार बनती कैसे है, कौन-कौन से प्लेयर्स होते हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल साइड्स को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट शेयर के हिसाब से जो सबसे बड़ी कार कंपनी इंडिया की मारुति सुजुकी, उसके बारे में बात करते हैं। मारुति सुजुकी 1981 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, फिर इंडिया की गवर्नमेंट और सुजुकी मोटर का एक जेवी हुआ 1982 में। 2002 में ये कंपनी एक सब्सिडियरी बन गई सुजुकी मोटर की। तरह से गवर्नमेंट कंपनी से प्राइवेट कंपनी तक का सफर है मारुति सुजुकी का। 45% मार्केट शेयर है कार मैन्युफैक्चरर जो इंडिया के है उसके अंदर से। देन hyundai 15%, टाटा 13% और महिंद्रा 10% आता है। फिर किया एंड अदर्स, तो किया अभी अभी आई है, बट ये 7% मार्केट शेयर कवर कर रही है। इट्स पार्ट ऑफ hyundai ओनली, लेकिन जो hyundai का शेयर है उसके अंदर किया का बिजनेस नहीं आता है। ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सेगमेंट वाइज देखें तो पैसेंजर व्हीकल जो हमारी होती है स्विफ्ट जैसी कार्स, उसमें सबसे ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है। यूटिलिटी व्हीकल्स में भी ये थोड़े है, और वैन्स जो है उसमें ये एक तरह से ओमनी और इस तरह की जो इनकी वैन है इको स्पोर्ट कार, ये ज़्यादा चलती है। बहुत कम दूसरी वैन्स हमने देखी है जो इसको टक्कर दे पाती है। सेगमेंट वाइज इसकी अगर सेल्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो मारुति सुजुकी की सेल्स आती है वो आती है कॉम्पैक्ट साइज कार्स से। इसके बाद मिनी और यूटिलिटी व्हीकल आते हैं। वेन्स इसकी टोटल सेल्स का काफ़ी कम हिस्सा है। वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो 94% डोमेस्टिक और बाकी एक्सपोर्ट है। तो इस कंपैरिजन में ये कोर इंडियन कार कंपनी अगर आपको चाहिए जो और कोई कार के अलावा बिजनेस भी नहीं कर रही है, जो और प्ले कार में डील करती है, और मार्केट भी इसका मेजोरिटी इंडियन है, तो मारुति सुजुकी एक सबसे बेटर प्लेयर इसमें है। बाकी इसके अंदर जो आपकी डिटेल्स है आप यहाँ पे स्क्रीनर ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं, और कोई आप एनालिसिस का टूल अगर यूज़ करते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। कि फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं कि 45% अगर इस इंडस्ट्री में ये हिस्सेदार है तो उसकी वजह से पी भी इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं यही रन करता है। तो इसका 25.3 का, इसके लिए इंडस्ट्री का भी 25 के अराउंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों एक अच्छा हेल्दी नंबर है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है। इतनी बड़ी कंपनी होने के और इतने हाई कैपेक्स बिजनेस के बाद भी अगर कंपनी को लोन लेने की जरूरत नहीं है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। फिलहाल ये शेयर जो है 13,500 से गिर के 11,200 के रेट पे अभी चल रहा है।
अपने ऑल टाइम हाई से। मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। कंपनी के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग 56.37% से 58.19% बनी है। तो इससे समझ में आता है कि कंपनी के जो ओनर्स है, प्रोमोटर्स है, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, काफी कॉन्फिडेंट है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टार्ट हुई थी 1945 में। गुलाम मोहम्मद और दो महिंद्रा ब्रदर्स ने इसको चालू किया था। फिर इसको 1948 में जब आज़ादी हुई भारत की, तो गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और महिंद्रा महिंद्रा नाम से कंपनी ने अपने आप को रीनेम किया। तब से ये महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम से चल रही है। अब आप इसमें देखेंगे कि बिजनेस इसका दो टाइप से चलता है। एक तो फार्म एंड इक्विपमेंट के, जैसे ट्रैक्टर वगैरह के जो व्हीकल है वो 34% चलते हैं, और ये इसमें ग्लोबल लीडर भी आ जाता है कि ये यूएसए, ब्राजील, मेक्सिको, टर्की, इवन चाइना में इनकी फैक्ट्रीज है। दूसरा जो आता है ऑटोमोटिव डिवीजन, जिसमें पैसेंजर व्हीकल ज्यादा आते हैं, थोड़े बहुत कमर्शियल व्हीकल आते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें फोर्थ लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है मार्केट शेयर से, जो हमने पहले देखा। कमर्शियल व्हीकल में भी ये सेकेंड लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, एलसीवी जिनको बोला जाता है, उसमें ये अभी सबसे बड़े प्लेयर्स। एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर इनका 21% है, एलसीवी में करीब करीब 50% है। बाकी हेल्दी ऑर्डर बुक है, काफी इसमें इनोवेशन हो रहा है, ईवी के तरफ भी काफी फोकस कर रहा है महिंद्रा, और उसकी वजह से अभी इसके शेयरों में भी काफी तेजी देखी जा रही है। वॉल्यूम भी इनका काफी ज्यादा अच्छा है सेल्स का, और डिमांड काफी रहती है महिंद्रा की गाड़ियों की। काफी टाइम तक इनकी ऑर्डर बुक जो है वो डिलीवरी के लिए, मतलब वेटिंग लिस्ट रहती है महिंद्रा की गाड़ियों में, वो एक पॉइंट भी है। पीई इसका काफी ज्यादा बड़ा हुआ है, तो उसका एक कारण ये भी है कि कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट काफी कर रही है, केपेक्स काफी इनका जा रहा है ईवीज में और इस तरह के डेवलपमेंट्स में। तो ऑब्वियसली जब आपका पैसा ज़्यादा इधर जाता है तो आपकी अर्निंग्स कम हो जाती है, और उसकी वजह से पीई थोड़ा हाई दिखता है। फिर भी मेरे हिसाब से ये सेक्टर और इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ी ओवर वैल्यूड इसको देख सकते हैं। और शेयर के अंदर जो आप देखेंगे तो अभी डिमांड काफी चल रही है। तीसरी कंपनी Hyundai मोटर का अभी अभी आईपीओ आया है, सारे नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं हमें नहीं मिल रहे हैं। अर्निंग साइज पीई के हिसाब से ये अभी करीब करीब मारुति सुजुकी को ही कॉपी कर रही है, उससे थोड़ा और इवन नीचे है। शेयर भी ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद 1920 तक गया, और अभी ये चल रहा है 1775, तो एक तरह से नीचे चल रहा है। कंपनी के अंदर सेम चीज़ है, यहाँ भी डेट बहुत कम है। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे 1.66 है, करीब करीब टू का डेट था, लेकिन इनका काफ़ी कम है। तो ये है कि एक्सपांशन के लिए तो उधार नहीं लेना पड़ता। प्लस मारुति सुजुकी एंड Hyundai का जो बेनिफिट है महिंद्रा के अगेंस्ट में, वो ये है कि इनके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो इनको कोरिया और जापान, जहाँ से इनकी कोर कंपनी चलती है सुजुकी और Hyundai की, वहाँ से मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, उसमें महिंद्रा को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खुद से करना पड़ता है सारी चीज़ें डेवलपमेंट करने के लिए, जबकि यहाँ पे Hyundai और सुजुकी को थोड़ा सपोर्ट बाहर से भी मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्लेयर की, टाटा मोटर्स की। देखिए नाम के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि कंपनी का जो बिजनेस है, अभी ये जो भी आप प्राइस इसको दे रहे हो उसमें 70% रेवेन्यू तो आता है जैगुआर लैंड रोवर से। दूसरा इसका 18% टाटा कमर्शियल व्हीकल से आता है, यानी कि ट्रक्स वगैरह का जो बिजनेस है, और पैसेंजर व्हीकल सिर्फ 12% इसका कवर करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सिर्फ पैसेंजर व्हीकल शेयर के हिसाब से कैसे समझे, तो उसके अंदर हमको इन दोनों चीज़ों को डिस्काउंट करना पड़ेगा कि ये कितना कितना है। अभी अगर हम 12% के हिसाब से इसका मार्केट कैप लेके चले तो करीब करीब 30,000 करोड़ का ही मार्केट कैप बनता है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का। वही आप अगर Hyundai की बात करें तो ये 1,44,000 का है। महिंद्रा महिंद्रा की बात करें 3,83,000 का, और मारुति सुजुकी 3,54,000 का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी ये इशू है कि इनके पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में और टेक महिंद्रा में, जिसकी वजह से ये पूरा वैल्यूएशन हम नहीं कह सकते कि सिर्फ कार कंपनी का है। लेकिन उसके बावजूद ये जो मार्केट कैप है, मेजोरिटी हिस्सा कार कंपनी से, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक 12% का कवरेज है। लेकिन जिस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है, और अभी भी अगर हम देखें कि अगर ये कंपनी 14% टोटल पैसेंजर व्हीकल का मार्केट कैप्चर करती है, तो इस हिसाब से इसको उतना वैल्यूएशन नहीं दिया जा रहा है, काफ़ी डिस्काउंट में। पीई वाइज भी आप देखें तो अर्निंग का सिर्फ 8 टाइम्स, बहुत ही अंडर वैल्यूड तरह से चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब अच्छा है, तो फिर ऐसा क्या है कि कंपनी का शेयर गिरे जा रहा है? तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा तो फियर होता है। 2020 से अगर हम बात करें तो 200 का शेयर है, तो 5 गुना ही ऑलरेडी हो चुका था 1000 जाके। तो कहीं ना कहीं एक फियर आता है, कई लोग काफ़ी कम भाव में लेके बैठे हुए हैं, तो वो सेलिंग कर रहे हैं, और उस वजह से मारुति सुजुकी का जो शेयर है वो जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी ज़्यादा है मारुति और Hyundai के कंपैरिजन में, बट महिंद्रा के कंपैरिजन में कम है। और वो भी हमें ये ध्यान रखना है कि कंपनी लॉसेस बुक की, कंपनी ने पूरा अपना रिसर्च चेंज किया,
उसके बावजूद और इवन फ्यूचर फॉरेन में इतना इनका बिजनेस है, उसके बावजूद इसका डेट टू इक्विटी कम हुआ है और अभी इस करीब करीब 1 के अराउंड है। तो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में ये है। इनके फंडामेंटल्स सब मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूव्ड फंडामेंटल्स हमें दिख रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन की, जहाँ पे हम चारों कंपनीज को एक साथ एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट कैप वाइज मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो दिख रहा है मार्केट के, उसमें 88% नॉन पैसेंजर व्हीकल का शेयर है और उस वजह से मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन को समझना एक अपने आप में केस स्टडी है। बाकी मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा, hyundai मोटर जो है, इनके अंदर हम देखेंगे तो मेजोरिटी जो सेक्टर है इनका शेयर है मार्केट कैप में वो कार से ही है। तो यहाँ से एक अंदाजा बन सकता है क्या होना चाहिए टाटा मोटर का मार्केट शेयर, या बाकी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो हम समझ सकते हैं। पीयर में यहाँ पे पीई भी अगर हम देखें तो मारुति का अलग है टाटा मोटर्स से, लेकिन टाटा मोटर्स में आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स के जो पीएस स्क्रीनर पे दिए हैं और जिससे ये इंडस्ट्री बनी है एल सीरीज एच सीरीज वाली, उसके अंदर अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, फोर्स मोटर्स, एस एम एल इसूजू, ये सारे आते हैं। और इनसे भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे ये देखना है कि क्या जेएलआर ये इतना लो की रखता है इंटरनेशनल कार मार्केट जो है, कि ये 8 डिजर्व करता है या ये अंडर वैल्यूड ही है। क्योंकि 8 का तो पी किसी भी इंडस्ट्री में सस्ता ही है। डिविडेंड यील्ड मारुति की सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक चीज ये भी है कि इनकी जो सेल्स है वो ऑलरेडी काफी हाई पे है। बहुत ज्यादा एक्सपांशन कंपनी को करने की जरूरत नहीं, लगभग लास्ट माइल तक मारुति सुजुकी मिल जाती है। करीब करीब एक तरह से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वेल डेवलप्ड बिजनेस है, और मारुति सुजुकी शायद कोशिश भी नहीं कर रही कहीं नई जगह जाने का या इन्वेंशन में जाने का। उसकी वजह से जो भी कैपिटल है वो काफी बचता है और उसको वो डिविडेंड में देते हैं। ये चीज Hyundai में भी हमें अगले साल से शायद दिखने लगेगी, क्योंकि Hyundai में भी पैसा अगर कमाएंगे ज्यादा तो ये बाहर अपनी इन कंपनीज को भेजना चाहेंगे, और उसका सही माध्यम इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी में डिविडेंड ही होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं शायद कि ज्यादा हमें डिविडेंड दिखाई दे। टाटा मोटर्स और महिंद्रा काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इनके अंदर हमें डिविडेंड की जगह ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी अगर हम देखें मारुति से ज्यादा अच्छा Hyundai का है, महिंद्रा का कम है, टाटा मोटर्स का भी काफी अच्छा है। हम प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड दिखता है। फाइनेंशियली भी देखे तो पेट्रोस की स्कोर में मारुति और टाटा काफी अच्छा कर रहे हैं फिलहाल। Hyundai का तो अभी हम चालू ही हुआ है तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझ सकते। महिंद्रा का थोड़ा हल्का नजर आता है। अब अगर हम सेल्स की बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से, तो आप देखेंगे 2021 से अभी तक डबल हो चुका है सेल्स मारुति सुजुकी का। वही टाटा मोटर्स का सेल्स एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको दिखा रहा होगा कि सेल्स के वाइज मारुति महिंद्रा इनसे काफी ज्यादा है टाटा मोटर्स, लेकिन उनका करीब करीब उसका इसका ऑलमोस्ट ज्यादा था, क्योंकि नंबर तो 60-70% ये करीब ही बढ़ा है। एक चीज और ध्यान रखना वाली कि 21-22 के जो नंबर्स है ये करीब करीब कोविड वाले ईयर्स के नंबर है, तो इनसे ज्यादा बेटर होगा आप यहाँ से सितंबर 23 से या फिर दिसंबर 22 से आप इसको कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको शायद दिखने लगेगा कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज, तो ये काफी कम हो गया था कोविड के ईयर्स में, और उसके बाद ये काफी अच्छा बढ़ा है। महिंद्रा का इंटरेस्टिंग केस है कि पहले ज्यादा ही रहा है कोविड ईयर्स में, और अब थोड़ा कम हुआ था बीच में 17-18%, बट फिर बढ़ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि और पीएम के मामले में कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी हेल्दी है। और यहाँ पे एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स हम कहते हैं कि लो पी पे क्यों ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, लेकिन टाटा मोटर्स नहीं थे। पर आप यहाँ पे समझिए कि 2022 के बाद से, दिसंबर 2022 के बाद से टाटा मोटर्स भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। ये कहना कि वापस ये लॉस में जाएगी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी इस तरह के जो बिजनेस है जहाँ पे बैरियर्स तो एंट्री बहुत हाई है और एक फिक्स कॉस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो जब तक फिक्स कॉस्ट जितनी कार सेल्स नहीं होती है तब तक फिर आप ब्रेक इवन पे नहीं आते और आप लॉसेस बुक करते हैं। बट जैसे ही आप उसके ऊपर चले जाते हैं फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ती है। तो मारुति और महिंद्रा के केस में वो ऑलरेडी ब्रेक इवन के ऊपर थे। टाटा मोटर्स क्योंकि रीमैप कर रहा था, रीब्रांड कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसमें इशू आ रहे थे। बट अब क्योंकि वो भी एक हेल्दी स्टेबिलिटी वाले बिजनेस पे आ गया है, तो ये कहना मुश्किल होगा या गलत होगा कि वापस ये लॉस बुक कर सकता है किसी अलग वजह से, बट इट वॉन्ट बी द सेम रीजन जिसकी वजह से पहले ये लॉसेस में था। प्रॉफिटेबिलिटी की जैसे मैंने बात की तो टाटा मोटर्स का फ्लक्चुएटिंग काफ़ी था, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आ गया। बट जनरली हम देखें तो अब एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि इसका प्रॉफिट करीब करीब मारुति और महिंद्रा के ही रेंज में रहता है, भले इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी भी
परसेंटेज प्रॉफिट जो है मार्जिन का, नेट प्रॉफिट मार्जिन सेल्स के मुकाबले वो मारुति और महिंद्रा का काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू टाटा। साल का P&L देखे तो करीब करीब महिंद्रा और मारुति की सेल्स बराबर ही होती है, टाटा की काफी ज्यादा होती है उसकी कंपैरिजन में। बट टाटा का अगर हम सिर्फ मार्केट ले उनके पैसेंजर व्हीकल का, तो वो करीब करीब 10-12% था। तो वो एक तरह से 1/3 है अभी मारुति और महिंद्रा के सेल्स के मुकाबले। ये एक मटेरियल हेवी इंडस्ट्री है, तो मटेरियल कॉस्ट वाइज तो मारुति और टाटा करीब करीब 60 से 70% जाती है। टाटा धीरे धीरे कम हो रही है, 62 का कुछ मेंटेन कर रही है। महिंद्रा एक कदम और आगे, वो 60-61 से ऊपर ही नहीं जाती है। तो 40% मार्जिन उनका पोस्ट मटेरियल इनके पास बन जाता है, वो काफ़ी एक अच्छा नंबर है। एम्प्लॉय कॉस्ट वाइज महिंद्रा का और टाटा का ज़्यादा है, मारुति का कम है, क्योंकि सेम स्टोर से काफ़ी ज़्यादा कार्स निकल जाती है। सर्व्स दो तीनों ही कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, टाटा के काफ़ी बड़े हैं पिछले कुछ सालों में। तो वो एक नंबर है जो टाटा के लिए कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है कि अब कंपनी के पास कैश रिजर्व्स अच्छा खासा है। बोरोविंग के मामले में मारुति और इनवे मेटर का हम पहले ही बोल रहे थे कि इनका लो बोरोविंग है। बाकी बैलेंस शीट की जो डेटा है वो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी के अंदर जो मेन इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं वो मैंने कोशिश की है कवर करने की। कार कंपनीज की अगर हम बात करें, और अगर आप ऑप्टिमिस्ट है कार कंपनीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री बहुत है, और जो फॉरेन कंपनीज है उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं टैक्सेशन और अदर लॉस की वजह से, जैसे फोर्ड हो गया, जैसे टोयोटा हो गई, ये सारी एंट्री इनको काफ़ी डिफिकल्ट लगती है इंडियन कार मार्केट में। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बाहर से नहीं आता है। कुछ ऐसे प्लेयर है जो आते हैं और रुक जाते हैं, जैसे Hyundai, या अब जैसे जाके किया, और थोड़ा बहुत हम सुन रहे हैं MG से। बट ओवरऑल मुझे इतना ज़्यादा इनमें ऑप्शंस नहीं दिखते, क्योंकि जो इंडिया का कंज्यूमर माइंडसेट है उसको बहुत अच्छे से ये कार समझी है, और इनके लिए एक ऑलरेडी एडवांटेज है ब्रांड नेम का भी प्लस एग्जिस्टिंग मार्केट चैनल्स का भी। तो मुझे लगता है कि ये 4 प्लेयर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे इंडियन कार इंडस्ट्री की ग्रोथ से। तो अगर आपको लगता है कि कार इंडस्ट्री वाकई में अच्छे से ग्रो करेगी, एंड देयर इज लेस चांस कि ये सारी रिप्लेस हो जाए, जैसे कि एक टाइम एम्बेसडर थी हिंदुस्तान मोटर्स की, अगर आपको वैसी स्टोरी नहीं लगती इनमें से किसी भी प्लेयर में, तो मेरे हिसाब से आपको इस इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री के अंदर फोकस करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी इस पार्ट को उनसे कार इंडस्ट्री के एनालिसिस पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स में हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर का एनालिसिस करेंगे, कि कमर्शियल व्हीकल और हेवी व्हीकल्स का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम ऑटो एंसिलियरीज जो होते हैं, ऑटो पार्ट्स का एनालिसिस करेंगे, और इस बीच हम थोड़ा बहुत ईवी और हाइब्रिड पे भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 पार्ट इस वीडियो सीरीज के हो आना है। बट यहाँ पे हमारा काफ़ी एफर्ट लगता है इस टाइप के एनालिसिस वीडियो बनाने का। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। और हमें कमेंट्स में भी आप बताइए इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको किसी और इंडस्ट्री का भी एनालिसिस जानना है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। आप उसके लिए भी हमें कमेंट कीजिए। हमारा टारगेट है कि ये वीडियो कम से कम 10,000 व्यूज़ इस पे हो। अगर 10,000 व्यूज़ होते हैं और हमें अगर इस पे 500 आवर्स की वॉच आवर्स इसमें दिखते हैं, तो ही हम टारगेट कर रहे हैं कि हम आगे इस टाइप के डिटेल्ड वीडियोज़ आपको बनाएं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।